हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज के वीडियो में हम सेक्शन 96 से लेके 106 यानी धारा 96 से लेके 106 तक आईपीसी पर चर्चा करेंगे, जो हमें प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताता है। अब तक हमने पिछली जो 2 वीडियो थी हमारी जनरल एक्सेप्शंस पर, एक वीडियो में हमने सेक्शन 76 से लेके 85 तक पढ़ा और दूसरी वीडियो में हमने सेक्शन 86 से लेके 95 तक पढ़ा है। तो इस तरह से 2 वीडियो में हमने अलग अलग जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर को कवर किया है। आगे ही इस चैप्टर में सेक्शन 96 से लेके क्योंकि 106 तक प्राइवेट डिफेंस के बारे में दिया गया है, तो हमें लगा कि इस पर एक अलग वीडियो होना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस का, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम सेक्शन 96 से लेके 106 106 तक जो प्राइवेट डिफेंस है उस पर एक एक सेक्शन के बारे में भी जानेंगे और साथ ही इनसे रिलेटेड जहाँ भी केस लॉ है उन केस लॉ पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सेक्शन 96 के बारे में क्या कहता है। तो धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, ये इस सेक्शन का हेडिंग है और ये कहता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में प्रयोग की जाती है। यानी ये सेक्शन इस तरह से क्लियर कर देता है कि अगर कोई भी बात प्राइवेट डिफेंस में की जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट डिफेंस में कोई काम करता है तो उसको सेक्शन 96 जो है बचाव देगा। इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड केस लॉ देखेंगे। पहला केस है राजेश कुमार बनाम धर्मवीर का, 1997 का केस है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा केवल विधि विरुद्ध आक्रमण को विफल करने के लिए ही किया जा सकता है, परंतु बदले की भावना के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाले से बदला लेने में अपना प्राइवेट डिफेंस करता है, यानी बदला लेने की भावना में इस राइट का यूज़ करता है, तो वहाँ प्राइवेट डिफेंस का राइट उपलब्ध नहीं होगा। केवल अगर कोई आप पर विधि विरुद्ध यानी इलीगल आप पर अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो आप उसको विफल करने में ही इस राइट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और केस है, केस का नाम है रणवीर सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, 2009 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उस अधिकार के लिए विशेष तर्क देना हमें ज़रूरी भी नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की उपलब्धता के सबूत का भार एक्यूज पर होता है, यानी अभियुक्त पर होता है। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के राइट का यूज़ करता है तो इस केस में ये चीज़ क्लियर करती कि जो व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहा है और यहाँ पे साबित करने का भार जो होगा वो एक्यूज पर होगा, अभियुक्त पर होगा कि उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के सब का जो प्रयोग है वो क्यों किया है। तो इस तरह से इस केस में कोर्ट ने इन चीज़ों को क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी सेक्शन 97। प्राइवेट डिफेंस का अगला सेक्शन है सेक्शन 97, जो हमें बताता है शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में, यानी बॉडी और प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस। किन मामलों में यह हमें मिलता है वो सब हमें इस सेक्शन में पता चल जाएगा। देखिए, सेक्शन 99 में दिए गए निबंधनों के अधीन रहते हुए, यानी सेक्शन 99 में जो भी रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए, उनकी सीमाओं में रहते हुए ही हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो है, इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। यानी कोई भी व्यक्ति जो मानव के शरीर पर प्रभाव डालता है, ऐसे ऑफेंस के खिलाफ, ऐसे क्राइम के खिलाफ अपने शरीर की भी प्रतिरक्षा कर सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने में भी अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से इस सेक्शन का जो पहला पॉइंट है वो इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि केवल व्यक्ति को जो प्राइवेट डिफेंस का राइट दिया गया है वो अपने के लिए ही नहीं, वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कर सकता, बल्कि जो कोई दूसरा पर्सन है
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर सकता है। इसके बाद इसी सेक्शन का दूसरा पॉइंट कहता है प्रॉपर्टी के डिफेंस के बारे में। किसी भी कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की डेफिनेशन में आते हैं या जो इन अपराधों को करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे वो जंगम हो यानी कि चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे स्थावर हो यानी चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, संपत्ति की अभिरक्षा करें या प्रतिरक्षा करें। तो इस तरह से इसी सेक्शन का जो दूसरा पॉइंट है वो प्रॉपर्टी की अभिरक्षा से रिलेटेड है, ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही कौन से ऐसे अपराधों में ये हमें डिफेंस देता है, तो ये हमें चोरी में, लूट में, रिश्ती मतलब किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, किसी की कोई प्रॉपर्टी है आप उसे तोड़ फोड़ रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो जिसके उसकी वैल्यू घट जाए जिससे कि, तो उसे बोलते हैं रिश्ती। और आपराधिक अत्याचार का मतलब है आप किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी में, जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी में आप प्रवेश करके उसमें कोई क्राइम कमिट करते हो, तो आपराधिक अत्याचार है ना, विधि विरुद्ध तरीके से उसमें प्रवेश करना। तो अगर ये चारों तरह के ऑफेंस हैं, क्राइम हैं, या इनमें इनको करने का प्रयत्न भी कोई करता है, तो भी प्रॉपर्टी का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जीवित है। और साथ ही अपनी ही प्रॉपर्टी की नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी के लिए भी इस राइट का यूज़ किया जा सकता है, चाहे जंगम हो यानी कि चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या स्थावर प्रॉपर्टी हो, दोनों को में स्थिति में ये राइट मिलता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का। इसके बाद आता है सेक्शन 98 यानी धारा 98। ऐसे व्यक्ति के काम के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देता है जो विकृतचित आदि हो यानी जो पागल वगैरह हो। तो देखिए, जबकि कोई कार्य जो उस व्यक्ति का करने वाले व्यक्ति के द्वारा क्या क्या किस किस परिस्थिति में देता है सेक्शन 98 हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। नंबर 1 बालकपन यानी अगर उसमें बचपना हो। नंबर 2 अगर समझ की परिपक्वता का अभाव, उसमें समझ ही इतनी ज़्यादा उसकी परिपक्व ना हो कि वो उस चीज़ को समझ सके। तीसरा चित्त विकृति यानी पागलपन और मत्तता यानी कि नशे में या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण। तो अगर वो कोई कार्य इन सब स्थिति में से किसी भी एक स्थिति में किया जाता है तो प्राइवेट डिफेंस का व्यक्ति के पास, सामने वाले के पास बचाव का वही अधिकार होगा जो वो तब करता जैसा अपराध होने की दशा में होता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इन सभी स्थिति में कोई क्राइम कमिट करता है, सामने वाला करता है कि उसमें समझ की कमी है या वो पागल है या वो नशे में है या उसे उस तथ्य का, उस चीज़ का भ्रम है, तो वहाँ भी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का वही राइट होता है जो जब वो क्राइम होते हुए ना होता। तो एक तरीके से ये कुछ सिचुएशन बताती है सेक्शन, और प्राइवेट डिफेंस का इन स्थिति में भी प्रयोग करने का अधिकार देता है। अब हम इसके दृष्टांत से समझ लेते हैं। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। देखिए वाई क्या है, पागलपन के असर में, वाई जो है वो पागल है, पागलपन के असर में ए को जान से मारने का प्रयत्न करता है यानी उसको जान से मारने की कोशिश करता है। वाई किसी अपराध का यहाँ पे दोषी नहीं है, ठीक, किंतु ए को प्राइवेट डिफेंस का वही राइट है जो वाई के स्वस्थ चित्त होने की दशा में होता। यानी कि अगर ए पागल, मतलब वाई जो है वो पागल है और पागलपन के असर में ए पर अटैक करता है, उसको जान से मारने की कोशिश करता है। अब ए को उसके खिलाफ वही सारे राइट होंगे वाई के खिलाफ जो वो तब होते जब वो स्वस्थ चित्त होता, यानी मानो वो सही समझ से ऐसा काम कर रहा हो। और यहाँ पे वाई भले ही किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वो पागल है, वो इसलिए उस काम को, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में और सेक्शन 98 को जान लेते हैं। सेक्शन 98 में वर्णित सिद्धांत ये है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे काम के कर्ता के खिलाफ अधिकार उत्पन्न करता है जो भले ही अपराध करने वाला व्यक्ति अक्षमता के कारण दंडनीय नहीं है या आवश्यक मनस्थिति के अभाव में उस काम को करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जो स्थितियां 98 में बताई गई है उन स्थिति में से किसी भी एक में अगर ऑफेंस या क्राइम करता है तो भले ही उस काम को करने वाला व्यक्ति किसी अपराध का दोषी ना हो, उसे बचाव मिल जाए उस स्थिति में, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जिस पर वो अटैक करता है या कुछ जिसके खिलाफ वो अपराध कर रहा है उसको प्राइवेट डिफेंस का वही राइट होता है जो वो तब होता या सामने वाला जब उस स्थिति में ना होता। ठीक, तो दूसरे व्यक्ति को वही राइट होगा अपने प्राइवेट डिफेंस का, भले ही जो उस पर अटैक कर रहा है, उसे मार रहा है या कुछ भी ऐसा क्राइम कर रहा है उसे बचाव मिल जाए। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यदि एक पागल व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला करता है या दूसरे का पर्स लेकर भाग जाता है
तो उस व्यक्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार या अपना पर्स वापस लाने का अधिकार इस तथ्य से प्रभावित नहीं होगा। मतलब इस बात से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पागल व्यक्ति में क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है या उसमें क्रिमिनल इंटेंशन करने के वो योग्य नहीं है। ठीक, तो एक तरीके से यहाँ पे जिस व्यक्ति का वो पर्स लेकर भागा या तो वो जिसका पर्स लेके भागा या जिस पर उसने हमला किया, तो जो व्यक्ति अपना बचाव करेगा इन दोनों स्थिति में उसको प्राइवेट डिफेंस का पूरा राइट होगा। उससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति जिसने ये क्राइम किया है वो पागल है या उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, आपराधिक आशय नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसका दूसरा दृष्टांत देखिए क्या कहता है और अच्छे से समझने के लिए। दूसरा दृष्टांत ये कहता है कि ए रात्रि में एक घर में प्रवेश करता है, ठीक, एंटर करता है घर के अंदर, जिसमें प्रवेश करने के लिए वो वैध रूप से हकदार है, मतलब उसे हक है उस घर में एंट्री लेने का। वाई क्या करता है, सद्भाव पूर्वक उसे गृह भेदक समझकर कि वो चोरी छिपे उस घर में आया है, ये समझकर ए पर अटैक करता है ना, उस पर आक्रमण करता है। यहाँ वाई इस भ्रम में है कि ए पर अटैक करके वो कोई अपराध नहीं करता। वाई ने, क्योंकि वाई को तो भ्रम हुआ है ना, वो तो इस भ्रम में है कि ए को कोई राइट नहीं है उस घर में घुसने का, जबकि ए के पास पूरा अधिकार है उस घर में एंट्री लेने का। तो वाई ने तो यहाँ पे कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन ए जो है वो वाई के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का वही राइट रखता है जो वो तब रखता जब वाई उस भ्रम के अधीन काम ना करता। तो एक तरीके से वाई भले ही भ्रम में उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करे, लेकिन ए को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। सेक्शन 98 उसे यहाँ पर बचाव देता है ना। यहाँ पे अगर वाई को कोई नुकसान हो भी जाता है ए के प्राइवेट डिफेंस से, तो ए को यहाँ पे बचाव मिलेगा। तो इस सेक्शन 98 इसी चीज़ को क्लियर करता है कि अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ यूज़ करते हो जो पागल है या समझ की उसमें परिपक्वता का अभाव है या कोई और कारण है या भ्रम में किसी काम को करता है, तो आपको प्राइवेट डिफेंस का वही राइट होगा जो तब होता जब वो व्यक्ति सामने वाला भले ही अच्छी स्थिति में उसको करता। तो अब देखिए जो सेक्शन 99 है वो हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताता है। हमें जो 96 से लेके 106 तक जो भी प्राइवेट डिफेंस का जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, इन एक्सेप्शंस पर को हमें सेक्शन 99 के तहत रहकर पढ़ना होता है। यानी हमें सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तब भी हम अच्छे से प्राइवेट डिफेंस का जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको हम समझ सकते हैं। तो सेक्शन 99 में 4 तरह के रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं जब हमारा प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए सेक्शन 99 क्या कहता है। देखिए, काम जिसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, यानी आईपीसी में कुछ ऐसे भी कार्य ऐसे एक्ट दिए गए हैं जिनके खिलाफ हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। ये धारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर 4 तरह के निर्बंधनों यानी 4 तरह के रेस्ट्रिक्शन के बारे में हमें बताती है। पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर कोई कार्य, अगर कोई एक्ट जिससे मृत्यु की या घोर उपति यानी कि गंभीर चोट की युक्तियुक्त आशंका ना हो, सद्भाव पूर्वक अपने पद के अनुसरण में करते हुए किसी लोक सेवक के द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न हो। यानी कि अगर कोई काम एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपने पद के अनुसरण में किया जा रहा है और ऐसा काम है जिससे ना तो हमें मृत्यु की आशंका है, ना घोर उपति गंभीर चोट की आशंका है, तो वहाँ पर अगर सद्भाव पूर्वक उस काम को एक लोक सेवक के द्वारा किया जा रहा है तो हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का यूज़ करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा सेकंड रेस्ट्रिक्शन ये कहता है कि अगर कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका नहीं है, सद्भाव पूर्वक अपने पद के अनुसरण में लोक सेवक के निर्देश से किया जा रहा है, यानी लोक सेवक ने डायरेक्शन दी और उसके निर्देश पर ही वो काम किया गया है, तो उस कार्य के खिलाफ भी हमें प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वो निर्देश विधि के अनुसार न्यायानुमत ना भी हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि लोक सेवक के द्वारा किया जाए कोई कार्य या लोक सेवक के निर्देश पर किया जाए तो प्राइवेट डिफेंस का कोई राइट नहीं है। तीसरा रेस्ट्रिक्शन है, उन दशाओं में भी हमें प्राइवेट डिफेंस का कोई राइट नहीं मिलता है जो हम लोक अधिकारियों की सहायता के अनुसरण में जो काम किया जाता है। तो अगर उन दशाओं में जबकि हमारे पास लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का हमारे पास समय है कि हम ऑफिसर की मदद ले सकते हैं, है ना, हम प्राइवेट डिफेंस का यूज़ ना करें, तो वहाँ भी हमारा ये राइट काम नहीं करता है। और चौथा है, किसी भी दशा में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी आसानी से ज़्यादा नहीं करोगे जितनी की प्रतिरक्षा के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं, जैसे कहते हैं ईंट का
जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन इसका जो चौथा रेस्ट्रिक्शन ये कहता है कि ईंट का जवाब हमें ईंट से देना है, पत्थर से नहीं देना है, क्योंकि पत्थर ईंट की तुलना में ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यही कहता है चौथा रेस्ट्रिक्शन कि किसी भी दशा में आप अपनी प्राइवेट डिफेंस का यूज़ उतनी सीमा में ही करोगे या सामने वाले को उतनी ही चोट पहुँचाओगे जितनी कि आप अपने डिफेंस के लिए ज़रूरी समझते हैं। ठीक, अगर सामने वाला आप पर डंडे से वार कर रहा है तो डंडे से डेथ होना ज़रूरी नहीं है कि डेथ बिल्कुल ही डेथ होगी, लेकिन सामने वाले पर आप एकदम से कहते हैं ना कि बम मार दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो ज़्यादा अफानी हो जाएगी। डंडे की तुलना में बम मारना है ना, विस्फोट करना, तो वो ज़्यादा अफानी हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे क्लियर की गई है कि जितनी अफानी की ज़रूरत है सामने वाले की, आप इतनी ही ज़्यादा उसको अफानी दो, आप जितनी की आपको अपना डिफेंस के लिए ज़रूरी लगती है, बस आपको अपना बचाव करना है। आइए अब जान लेते हैं शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में। ये सेक्शन 100 से लेके और 102 तक आपका तीनों जो सेक्शन है वो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में हमें बताते हैं। इसमें जो सेक्शन 100 है यानी 100 जो है वो हमें बताता है कि कब हम हमलावर की अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए मृत्यु तक कर सकते हैं, यानी उसको मार सकते हैं। और जो सेक्शन 101 है वो हमें बताता है कि कब हम हमलावर को मार नहीं सकते लेकिन उसे गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम उसको गंभीर चोट पहुंचाएंगे। और दूसरा है सेक्शन 102 जो हमें बताता है कि हमारा जो शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो कब शुरू होकर कब तक बने रहता है। इस वाला जो ये जो हम शुरू कर रहे हैं 100 से लेके जो हम 101 102 तक जो हम पढ़ेंगे, इसमें हमें कई सारे केस लॉज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और कभी कभी एग्जाम में सिर्फ शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित ही एक अलग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। वहाँ पर हमें तीनों सेक्शंस लिखने होते हैं, जो तीनों सेक्शन हैं 100 से लेके 102 तक। साथ ही इस पर हमें कुछ केस लॉ भी लिखने होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ केस लॉ भी ऐड किए हैं। सबसे पहले हम सेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि सेक्शन 100 क्या कह रहा है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। तो शरीर की देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में दिए गए निर्बंधों के अधीन रहते हुए, यानी सेक्शन 99 में जो रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं उन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए ही सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम अपनी बॉडी का प्राइवेट डिफेंस कर रहे हैं हमलावर से और हम उसको मारने का भी राइट रखते हैं, चलिए सेक्शन 100 ये कहता है, लेकिन इस चीज़ पर एक रेस्ट्रिक्शन है, हमें सेक्शन 99 को ध्यान रखना है। और सेक्शन 99 के वो 4 रेस्ट्रिक्शन जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं उनके निर्बंधों उन रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहकर ही हमें ये राइट मिला हुआ है। और हम हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु जो है वो कारित कर सकते हैं यदि अपराध निम्न में से किसी भी भांति का है, यानी निम्न दिए गए प्रकार में से किसी भी प्रकार का अगर कोई हम पर हमला होता है तो हम हमलावर की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, उसको मार तक सकते हैं, बट बशर्ते सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शन का हमें ध्यान रखना है। पहला, यदि हमला ऐसी आशंका हो जिससे हमले से कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, यानी कि अगर सामने वाले ने हम पे ऐसा अटैक किया है, ऐसा हमला किया है जिससे हमारी मृत्यु होने की आशंका है, अगर हमने अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं किया तो वो हमें मार देगा, हमारी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट है कि हम अगर अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ करते हुए उसकी डेथ भी हो जाए, वो मर भी जाए, है ना, उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो हमें पूरा बचाव मिलेगा। और सेक्शन 100 इसी बारे में बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि अगर ऐसा हमला जिससे हमें आशंका हो कि अगर हमने अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं किया तो उस हमले का परिणाम घोर उपति होगा। घोर उपति मतलब बहुत ज़्यादा हमें गंभीर चोट आएगी, हमारा सर फट सकता है या पैर टूट सकता है या हाथ टूट सकता है। तो अगर कोई भी ऐसी गंभीर चोट की हमें आशंका है सामने वाले के द्वारा किए गए हमले से, तो हम प्राइवेट डिफेंस का राइट हमारा सामने वाले व्यक्ति को, हमलावर को मारने तक भी होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर हमला रेप के आशय से किया गया हो, रेप की इंटेंशन से किया गया हो, बलात्संग के आशय से। चौथा है प्रकृति के विरुद्ध अपराध के आशय से किया गया हो, है ना, नेचर के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं, प्रकृति के विरुद्ध अपराध, उनके लिए अगर किया गया हो। पांचवा, व्यापरण या अपहरण के खिलाफ किए गए आशय से किया गया हमला। अपहरण या व्यापरण, सामने वाला व्यापरण करना चाह रहा है, अपहरण करना चाह रहा है, किडनैपिंग वगैरह, तो ऐसे मामले में भी हमें उसकी मृत्यु तक कारित करने का
राइट है। इसके बाद छठा है सदोष परिरोध में रखने के आशय से, है ना। सदोष परिरोध में मतलब आपको कोई बंद करके रखना चाह रहा है, एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया कि अगर निकलोगे तो गोली मार दी जाएगी। तो इस तरह की अगर कोई गंभीर स्थिति है उसे बोलते हैं सदोष परिरोध, चार दीवारी में बंद कर देना। और सातवां है अम्ल फेंकने या फेंकने का प्रयास करना, यानी कोई आप पे तेजाब फेंक रहा है, अम्ल एसिड फेंक रहा है, एसिड अटैक में, या एसिड फेंकने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जिससे आपको आशंका है कि ऐसे काम का परिणाम अगर आप पर ये चीज़ की गई तो उसका परिणाम बहुत ज़्यादा घोर उपति होगा, यानी गंभीर चोट हो सकता है। तो ये वो सिचुएशंस थी, 7 सिचुएशन जिनमें जो है आप हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, और ये हमें पता होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ केस लॉ देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा। सबसे पहले देख लेते हैं मृत्यु की आशंका से रिलेटेड एक केस, रामा वर्सेस राज्य 1978 का केस है। इस मामले में जो मृतक था, यानी जो व्यक्ति मर चुका था, और जो अभियुक्त था, जो एक्यूज था, वो दोनों भाई थे। जो मरने वाला था वो काफ़ी बलशाली था, मतलब हष्ट-पुष्ट था, और उसने अभियुक्त को बुरी तरह से पीटा था। जो एक्यूज था उसको बुरी तरह उसने पीटा और ज़मीन पर पटक दिया। जब वो उसका गला घोटने लगा तो उसने हथौड़ा उठाकर उसके सिर में मार दिया, यानी एक्यूज ने क्या किया, हथौड़ा उठाया और अपने बचाव में उसके सिर पे मार दिया। अब अभियुक्त को यहाँ पे बचाव दिया गया, क्योंकि देखिए सामने वाले का काम ऐसा था कि अगर वो हथौड़ा उठा के उसे ना मारता तो फिर अभियुक्त की जान चली जाती, वो उस देता। तो इसलिए उसने अपने प्राइवेट डिफेंस में हथौड़े से उसका सर पर मार दिया और वो मर गया। तो कोर्ट ने क्या किया, उसको बचाव दिया, और यहाँ पे कोर्ट ने उस हमले को एक ऐसा हमला माना जो एक्यूज को करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो सामने वाले को ना मारता तो वो उसे मार देता। तो इसलिए प्राइवेट डिफेंस में उसको यहाँ पे बचाव दिया। उसे सेक्शन 100 का जो पहला पॉइंट है कि जब हमला मृत्यु की आशंका से किया जाता है, यहाँ पे उसको बचाव दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था घोर उपति की आशंका, शिव प्रसन्न सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1979 का केस। इस मामले में सड़क पर सोए हुए 2 व्यक्ति थे जिनको एक्यूज ने ट्रक से कुचल दिया था। जो अभियुक्त था उसने उन्हें ट्रक से कुचल दिया, वो ट्रक चालक था। ट्रक के आगे कुछ लोग अभियुक्त को रोकने के लिए खड़े हो गए। अभियुक्त ने क्या किया, अभियुक्त जो ड्राइवर था उसने डरकर क्या कर दिया कि ट्रक की तेज़ रफ्तार बढ़ा दी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड जो थी ट्रक की बढ़ा दी, जिससे कई लोगों की डेथ हो गई। अभियुक्त ने ये तर्क दिया अपने बचाव में कि उसे पूरी आशंका थी कि भीड़ उसको घोर उपति पहुंचाएगी, यानी कि अगर उसने ट्रक की स्पीड ना बढ़ाई तो भीड़ क्या करेगी, उसे गंभीर चोट पहुंचाएगी। कोर्ट ने कहा कि ये तर्क सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक, एक तो पहले उसने उन लोगों को मार दिया जो सड़क पे सोए हुए थे, दूसरा जब लोग उसे रोकने के लिए आए, उसको पकड़ने के लिए आए, तो उसने स्पीड ही बढ़ा दी, जिससे उसने फिर से कुछ लोगों को मार दिया, वहाँ पे कई और लोगों की मृत्यु कर दी। तो ऐसे मामले में कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि उसने पहले ही औरों को मारा था और भीड़ तो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे मामले में एक्यूज जो है इस बात का बचाव नहीं ले सकता कि सामान्य रूप से कि उसे सेक्शन जो 100 है उसके दूसरे पॉइंट का बचाव दिया जाए, नहीं, उसे घोर उपति की आशंका थी, या उसे इस बात की आशंका थी कि भीड़ जो थी उसको गंभीर चोट पहुंचाएगी। इस आधार पर वो बचाव नहीं ले सकता और उसका काम माफ़ी योग्य नहीं है, उसको दोषी ठहराया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बलात्कार के आशय से किया गया हमला। केस का नाम है प्रकाश चंद वर्सेस राजस्थान राज्य 1991। इस मामले में अभियुक्त की पत्नी को बलात्कार के आशय से कुछ व्यक्तियों ने पकड़कर खींचा। रेप के आशय से, इसकी इंटेंशन से उसको खींचते हैं। कोर्ट ने अभियुक्त को बचाव दिया और कहा कि इस तरह से बलपूर्वक घर में घुसना, वे जो लोग उसके घर में ज़बरदस्ती घुसे थे, बलपूर्वक घुसे थे, और रेप के इंटेंशन से उसकी पत्नी का हाथ पकड़कर जो खींचा गया था, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं इस केस में जो सेक्शन 100 के जो तीसरा खंड है उसमें अभियुक्त को बचाव देते हैं। तो एक तरीके से उसने जो भी किया था, जो उसने मारा था उन लोगों को, वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया था। इसीलिए कोर्ट ने उसको सेक्शन 100 के खंड 3 का बचाव दिया, क्योंकि उसे बलात्कार की आशंका थी, उन्होंने उसे खींचा था उसकी वाइफ को, तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में उस व्यक्ति को बचाव दिया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, जो भी मैंने केस यहाँ पे बताए हैं सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये तो बात थी सेक्शन 100 की। अब जैसा कि मैंने कहा कि सेक्शन 101 यानी 101 हमें बताता है कि कब हम हमलावर की मृत्यु कारित न करके उसको सिर्फ गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं अपनी बॉडी के, अपने शरीर के प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए। अब देखिए वो कौन सी स्थिति है,
तो सेक्शन 101 हमें कहता है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। क्या कहता है कि यदि अपराध धारा 100 में वर्णित भांतियों में से किसी भी भांति का नहीं है, यानी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट आपको होनी चाहिए कि अगर हमला जो किया गया है, जो क्राइम किया जा रहा है, वो धारा 100 में जो भी 7 सिचुएशन दी गई हैं, उन 7 सिचुएशन को छोड़कर अगर कोई और तरह का है तो फिर आप हमलावर की मृत्यु कारित नहीं कर सकते, उसे केवल गंभीर चोट पहुंचा सकते हो। ठीक, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार आप सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित कर सकते हो, उसको चोट पहुंचा सकते हो। ठीक, लेकिन उसको मार नहीं सकते। मार कब सकते हैं? सिर्फ सेक्शन 100 में जो 7 सिचुएशंस दी गई हैं, सिर्फ हम उसमें उसको मार सकते हैं, वरना ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दी गई जिसमें आप हमलावर को मार सको अपनी बॉडी का प्राइवेट डिफेंस करते हुए। तो ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक, ये बस सेक्शन 101 जो 101 है वो हमें यही बताता है। अब हम इससे रिलेटेड भी एक केस लॉ देखेंगे। देखिए, केस का नाम है योगेंद्र मोरारजी बनाम गुजरात राज्य। काफ़ी फेमस केस है, प्राइवेट डिफेंस से ही रिलेटेड केस है। इस मामले में अभियुक्त ने एक कुआं खुदवाया था। कुएं की मजदूरी को लेकर उसका मजदूरों के साथ कुछ विवाद हो गया। जब वो जीप लेके जा रहा था तो मजदूरों ने हाथ देकर उसकी जीप रुकवानी चाहिए। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 3 फायर किए हवा में। एक मजदूर की डेथ हो गई उन फायर से। अब कोर्ट ने उसे बचाव तो दिया नहीं, उसने बचाव मांगा प्राइवेट डिफेंस का, क्योंकि मजदूरों का कार्य केवल सदोष अवरोध करने का था, केवल उपति की आशंका ही थी वहाँ पर। ऐसा तो नहीं था कि मजदूर उसकी जान ले लेंगे, तो फिर वो कैसे बचाव ले सकता है? उसने क्यों मारा? तो आवश्यकता से ज़्यादा उसने अपहानि कर दी। ये अगर हम देखें तो सेक्शन 99 का जो चौथा रेस्ट्रिक्शन है ना, ये उससे भी डील कर रहा है, ये वाला जो केस है, क्योंकि उसमें कह रखा है कि आवश्यकता से ज़्यादा अपहानि हम नहीं कर सकते हैं अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी थी कि वो इसे सिर्फ रोकना चाह रहे थे मजदूर। ठीक, उसे केवल उपति की आशंका थी, चोट की आशंका थी। ऐसा नहीं था कि वो उस पर हमला करेंगे और वो मर जाएगा, बल्कि उसने क्या किया, रिवॉल्वर निकाली और 3 फायर किए, जिससे एक मजदूर की डेथ हो गई। ठीक, तो यहाँ पे उसको बचाव नहीं दिया गया। एक तो उसने आवश्यकता से ज़्यादा अपहानि कारित की, जितना अपनों को प्राइवेट डिफेंस करना ज़रूरी था उससे ज़्यादा उसने बचाव किया, जो सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शन 4 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा उसने क्या किया कि उसे ऐसी कोई आशंका भी नहीं थी कि वो उन्हें मारता, है ना। उपति की तो आशंका थी, केवल उसे वो चोट ही तो पहुंचाते, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से इस केस में उसको बचाव नहीं दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 102 क्या कहता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। जब मैंने अभी आपको ऊपर शॉर्ट में बताया था कि 100 से लेके 102 तक जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, उसमें 102 जो सेक्शन है वो हमें ये कहता है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ कि हमारा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो कब शुरू होता है और कब तक बने रहता है, तो सेक्शन 102 हमें यही बताता है कि देखिए, शरीर की प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो उसी क्षण शुरू हो जाता है, यानी उसी पल शुरू हो जाता है जब अपराध को करने के प्रयत्न, उसकी धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वो अपराध ना भी किया गया हो। और वह तब तक बना रहता है, जो हमारा राइट है प्राइवेट डिफेंस का, जब तक शरीर के संकट की आशंका भी बनी रहती है। तो जब तक हमें लगता है कि हाँ, जो हमारा प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो हमारा उसी क्षण, उसी पल शुरू हो जाता है जैसे ही उस अपराध को का प्रयत्न या उसकी धमकी से हमें लगता है कि हाँ, युक्तियुक्त आशंका अब पैदा हो गई है, और हमारा तब तक बना रहता है वो राइट जब तक हमें लगता है कि नहीं, शरीर के संकट की ऐसी आशंका अभी भी बनी हुई है, तो तब तक रहता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि जैसे ही खतरे की तलवार हमारे सर पर लटकती है, तो वैसे ही हमारा वो राइट शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और जैसे ही खतरे की तलवार सर से हटी तो हमें लगा कि नहीं, अब कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरा टल चुका है, तो हमारा राइट भी ख़त्म हो गया, वहीं तक रहता है बस हमारा राइट। तो इस तरीके से शरीर की जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है, कब शुरू होगा, कब तक बना रहेगा, ये सेक्शन 102 हमें क्लियर करता है। बहुत सिंपल सेक्शन है, कोई टफ नहीं है। अब हम इसे देखिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर एक व्यक्ति एक ख़तरनाक हथियार छीनकर अपने आप को इस तरह से तैयार कर रहा हो जिससे वो तुरंत हिंसा का उसका इरादा स्पष्ट हो जाए कि हाँ, वो तुरंत हिंसा करने वाला है, तो प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग के लिए ये पर्याप्त और निश्चित आधार होगा, क्योंकि उसका आचरण जो है
वो कैसा है, धमकी के समान है ना। वो जो भी कंडक्ट कर रहा है, जो भी वो चीज़ें इकट्ठी कर रहा है ना, ये जो कुछ भी वो खतरनाक हथियार तैयार कर रहा है, हमें उस सब को देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब जो है ये हम पर हमला करने वाला है, और ऐसा लगेगा जैसे उसने हमें धमकी दी हो। अन्य दूसरे व्यक्ति ये सोचने का पर्याप्त आधार रखते हैं कि खतरा उनके बिल्कुल समीप है, खतरा बिल्कुल उनके पास आ चुका है। अब जब वो खतरनाक हथियार बना रहा है तो वो उन पे अटैक भी करेगा, वो हिंसा करने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ क्लियर हो जाती है। और अब यहाँ पे हम केस लॉ देखते हैं। केस का नाम है नवीन चंद्र बनाम उत्तराचल राज्य 2007। इस मामले में दो भाइयों में पारिवारिक विवाद हो जाता है, फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है। दुर्घटना के दिन दोनों परिवारों के बीच कुछ कहासुनी भी हो जाती है। मृतक के सिर पर चोटें पहुंची थी। न्यायालय ने मामले में ये निर्णय दिया कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की जो शुरुआत है, जैसे ही शरीर के खतरे की आशंका होती है वैसे ही शुरू हो जाता है और तब तक जारी रहती है जब तक कि खतरा बना रहता है। तो इस केस में कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जैसे ही खतरा शुरू, हमारा राइट भी शुरू, और जैसे ही जब तक वो आशंका बनी रहेगी हमारा राइट भी बना रहेगा। आशंका खत्म होते ही हमारा राइट भी खत्म। ये तो थे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में। अब पढ़ लेते हैं संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जो 103 से लेके 105 तक दिया गया है। यानी ये भी शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की तरह हमें 3 सेक्शन में देखने को मिलता है। इसमें भी वही सिंपल बातें हैं। 103 में कब हम हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं, 104 में कब उसे गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, मतलब उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते, सिर्फ उसे चोट पहुंचा सकते हैं, और 105 में ये राइट हमारा कब शुरू होके कब तक बने रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 103 की, जो कहता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की प्राइवेट अभिरक्षा करते हुए या प्राइवेट डिफेंस करते हुए, वो जान लेते हैं। पहला है लूट। अगर सामने वाला लूट कर रहा है तो हम उसको मार तक सकते हैं। दूसरा है रात्रो गृह भेदन। रात्रो गृह भेदन, रात में कोई आपके घर में घुसा, सीढ़ी लगा के घुसा, सेंध लगा कर घुसा, तो ये गंभीर अपराध माना जाएगा। तीसरा है अग्नि द्वारा रिष्टि। अग्नि से यानी आग लगाकर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उसको जला देना जिससे उसका मूल्य ही नष्ट हो जाए। वो भी कैसी चीज़ में आग लगाना, किसी निर्माण में, तंबू में या जलियान में, जो मनुष्य के रहने के लिए, प्रॉपर्टी की अभिरक्षा के लिए स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। और चौथा है चोरी, रिष्टि या ऐसा गृह अत्याचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है और जिससे ये पूरी हमें आशंका है कि अगर हमने अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं किया तो उसका परिणाम मृत्यु या घोर उपति होगा। यानी कि अगर हम अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं करेंगे तो या तो किसी की डेथ हो जाएगी या फिर गंभीर चोट हमें पहुंचेगी। वो भी कब, जब चोरी का अपराध हो, रिष्टि का हो या गृह अत्याचार का अपराध हो। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें हम हमलावर को मार तक सकते हैं। ये प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में हमें हमलावर को मारने का राइट देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 104। ये कहता है ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि 104 जो है वो ऐसी सिचुएशन के बारे में हमें बताता है जिसमें हम हमलावर की मृत्यु कारित ना करके केवल उसको चोट पहुंचा सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए यदि अपराध चोरी का है, रिष्टि का है, आपराधिक अत्याचार का है, तो धारा 103 में दिए गए अपराध से जो भिन्न है, मतलब सेक्शन 103 में ना दिया गया हो, ना तो लूट का हो, ना रात्रो गृह भेदन हो, ना अग्नि द्वारा रिष्टि हो, और ना ही ऐसी चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार हो जिसकी आशंका से आपको ये लगे कि नहीं, अगर हमने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं किया तो उससे क्या होगा, या तो मृत्यु हो जाएगी या फिर घोर उपति हो जाएगा उसका परिणाम। तो अगर वो सेक्शन 103 में दिए गए अपराध से भिन्न है और केवल साधारण चोरी है, रिष्टि है, आपराधिक अत्याचार है, तो हम हमलावर को मार नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको चोट पहुंचा सकते हैं। तो देखिए सब अधिकार का जो विस्तार है अपराधी की मृत्यु कारित करने तक नहीं होगा, बल्कि मृत्यु से भिन्न कोई अन्य स्वेच्छा अपहानि कारित करने तक का होगा। केवल हम उसको अपहानि कारित कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड केसेस हैं
कुंवर सेन बनाम वीर सेन का केस। इस मामले में वाई जो था एक जो मतलब अभियुक्त था, वो अभियुक्त के खेत से होकर जा रहा था। सॉरी, वाई अभियुक्त नहीं था, वो अभियुक्त के खेत से होकर वाई नाम का एक व्यक्ति जा रहा था। गुजरने वाले रास्ते से होकर वो जा रहा था। जो अभियुक्त था, एक्यूज जो थे ABCD यानी 4 लोग इसमें दोषी हैं, एक्यूज थे। अचानक से वो लाठियों से और कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और वाई से ने उनसे प्रार्थना भी की कि भाई वो आज के बाद उनके खेत से नहीं गुजरेगा, तो भी उन्होंने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया कि वो वहाँ से क्यों गुजरा। अब उन्होंने उसे 9 चोटें दी, मतलब उसको 9 चोट आई व्यक्ति को, और उसका दाहिना हाथ भी टूट गया। कोर्ट ने उन्हें बचाव नहीं दिया, कहा कि ये ऐसा कोई हमला, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी कि केवल उसके गुजरने से ही आप इतनी ज़्यादा उसको हानि पहुंचा रहे हो। तो ये क्या हुआ, ये सेक्शन 99 का एक तो जो चौथा रेस्ट्रिक्शन है कि आवश्यकता से ज़्यादा आप हानि नहीं करनी है, एक तो उसका वायलेशन हो गया, उसको उन्होंने नहीं फॉलो किया, और दूसरा आवश्यकता से ज़्यादा हमला। तो इस तरह से कोर्ट ने इस केस में अभियुक्त को बचाव नहीं दिया था, ठीक है ना। उन्हें दोषी ठहराया क्योंकि उन्होंने उसे आवश्यकता से ज़्यादा जो थी वो चोट पहुंचाई थी। वो तो सिर्फ उनके खेत से गुजर ही तो रहा था, और उन्होंने उस पर इतना ज़्यादा अटैक किया कि उसको 9 चोटें आई और उसका दाहिना हाथ भी टूट गया। तो इस तरह से कोर्ट ने यहाँ पर बचाव नहीं दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट केस, इस्माइल वर्सेस सम्राट 1926 का केस है। इस मामले में अभियुक्त ने रात को जागने पर मृतक को अपने आंगन में पाया और मृतक घर के आंगन के चारों तरफ बनी दीवार को लांघकर आया था। एक्यूज ने यानी जो अभियुक्त था, उसने उसके सिर पर गंडासा दे मारा, मतलब गंडासे से उस पर वार किया था। कोर्ट ने उसको बचाव दिया, कहा कि आंगन भी एक भवन था, भले ही उसके ऊपर छत नहीं थी। तो एक तरीके से क्योंकि वो दीवार को लांघकर, है ना, दीवार बनी हुई थी, उसको लांघकर उसके आंगन में आ गया था, और उसने अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए ही, जिससे वो चोरी ना कर सके, उस प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए ही उसने उस पर गंडासे से अटैक किया, और फिर कोर्ट ने उसको इस केस में बचाव दिया। तो सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट ने मामले को देखा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 105, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपका सेक्शन 102 की तरह ही बात करता है। जैसे सेक्शन 102 में बताता है कि शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो कब शुरू होकर कब ख़त्म होता है, इसी तरह से सेक्शन 105 हमें ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। ये जो सेक्शन है 105, ये 102 से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी सेक्शन है, क्योंकि जितने भी तरह के ऑफेंस हैं अलग अलग तरीके के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनके बारे में हमें बताता है। तो सेक्शन 105 कहता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ कब शुरू होता है यानी, और कब तक बने रहता है। तो देखिए, प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब शुरू होता है जब संपत्ति के संकट की आशंका शुरू होती है, यानी जैसे ही खतरे की तलवार लटकी, आशंका हुई आपको, वैसे ही अधिकार शुरू हो गया। लेकिन बना कब तक रहता है, ये थोड़ा अलग दिखाया गया है। तो कब तक बना रहता है, तो देखिए, चोरी के खिलाफ अगर हम बात करें संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बने रहने की, तो वो संपत्ति सहित अपराधी के पहुंच से बाहर हो जाने तक, यानी जब तक वो प्रॉपर्टी लेकर आपकी पहुंच से बाहर ना चला जाए, तो तब तक आपका बना रहेगा, आप उससे वापस ला सकते हो। लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक, जब तक आप लोक अधिकारियों की सहायता ना ले लें, और संपत्ति की वापसी हो जाने तक, जब तक आपको प्रॉपर्टी वापस ना मिल जाए। तो ये 3 सिचुएशन है जो आपको चोरी के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को में आपके बने रहने का बात करती हैं। लूट के खिलाफ अगर हम बात करें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की, तो वो तब तक बना रहता है जब तक वो व्यक्ति आपको तत्काल मृत्यु, तत्काल उपति और तत्काल सदोष अवरोध का आपके पास डर बना रहता है। यानी आपके पास अगर ऐसा डर है कि जो हमलावर है वो आपको मृत्यु कारित कर देगा, तुरंत आपको चोट पहुंचाएगा, तुरंत आपका व्यक्तिगत अवरोध करेगा, तो जब तक आपको इस चीज़ का डर बना रहेगा, आपका जो लूट के खिलाफ जो प्राइवेट डिफेंस है प्रॉपर्टी का, वो बना रहेगा। तीसरा है आपराधिक अत्याचार और रिष्टि के खिलाफ कब तक बना रहता है, जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार और रिष्टि करता रहता है तब तक बना रहता है। और रात्रो गृह भेदन के खिलाफ कब तक बना रहता है, जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार होता रहता है। तो ये 4 सिचुएशंस थी, और इनमें कब शुरू होके कब तक बना रहेगा, शुरू तो मैंने बताया सिंपल है, शुरू तो तभी हो जाएगा जैसे ही आपको आशंका होगी, आपका शुरू हो गया, राइट। लेकिन बना कब तक रहेगा, ये अलग अलग 4 सिचुएशन इस सेक्शन में दी गई हैं। अब इसी प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड हम एक केस देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है अमजद खान वर्सेस राज्य, 1952 का केस है।
दरअसल इस मामले में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसके दौरान भीड़ ने कुछ दुकानें जला दी थी, जिसमें जो एक्यूज था उसकी दुकान की तरफ भी भीड़ बढ़ रही थी। अभियुक्त की दुकान जो थी वो बंद दुकान के दरवाजे लाठियों से पीटने लगे। जो लोग थे सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उसकी दुकान के दरवाजे लाठियों से पीटने लगे। अभियुक्त ने अपनी बंदूक से 2 फायर किए, जिसमें दंगाइयों की भीड़ में से एक व्यक्ति उस फायर में से मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, वो अभियुक्त को प्राइवेट डिफेंस का राइट उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त हैं, मतलब काफ़ी हैं वही। उसके कार्य से मृत्यु अगर कारित भी हो गई किसी की, क्योंकि अभियुक्त को ये आशंका थी कि यदि वो तत्परता से कार्य ना करता तो गंभीर क्षति होने की संभावना थी। कहने का मतलब ये है कि जब भीड़ उसकी तरफ बढ़ रही है, उसकी दुकान की तरफ, और उन्होंने उसकी दुकान के दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए, तो ऐसे में वो क्या करता? अगर वो फायर ना करता तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति जो थी वहाँ पे उत्पन्न हो सकती थी, क्योंकि हिंसा के दौरान भीड़ ने ऐसा किया। कोर्ट ने यहाँ पे अभियुक्त को बचाव दिया और कहा कि प्राइवेट डिफेंस का जो उसने यूज़ किया है हवाई फायर करके, और जिसमें एक व्यक्ति भले ही मारा गया हो, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि वो उसके पास ये जो राइट था वो उसकी मृत्यु कारित करने तक का था। तो इस चीज़ को कोर्ट ने क्लियर कर दिया। इसी तरीके से एक और केस आता है भीमसेन बनाम राज्य। इस मामले में अभियुक्त के घर मृतक उसकी पत्नी का शील हरण करने के पर्पज से घर में घुसता है। अभियुक्त ने उसके सर में डंडा मारा, वो नीचे गिर पड़ा और उसे तब तक पीटता रहा जब तक वो मर ना गया हो। अब अभियुक्त ने कहा कि मृतक उस समय गृह अतिचार में था, यानी अभियुक्त ने अपने बचाव में गृह अतिचार का बचाव लेना चाहा। उसने कहा कि जो व्यक्ति मेरी पत्नी का शील हरण करने के लिए घर में घुसा था वो गृह अतिचार का दोषी था। कोर्ट ने कहा कि मृतक ने जिस इरादे से घर में प्रवेश किया था वो इरादा तो उसका डंडा लगते ही सर में खत्म हो गया था। जैसे ही वो नीचे गिरा, उसके सर में उसने डंडा मारा, उसका इरादा खत्म, वैसे ही उसका खत्म हो गया था। अब तो वह घर के अंदर सिर्फ इसलिए रुका रहा क्योंकि अभियुक्त ने, मतलब जो पर्सन था जिसने उसको मारा था, उसने उसे भागने का मौका नहीं दिया था। अगर वो उसे भागने का मौका देता तो वो चला जाता। यानी कि आवश्यकता सिर्फ डंडा मारकर नीचे गिराने की थी, उसको मारने की आवश्यकता नहीं थी, और यहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा हानि जो है वो की गई थी, तो इसलिए इस केस में उसको बचाव नहीं मिला था। इसके बाद आता है सेक्शन 106। क्या कहता है 106? ये सबसे अलग सेक्शन है। अभी तक हमने सेक्शन 100 से लेके 102 तक शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देखा, उससे रिलेटेड केस देखे। फिर हमने 103 से लेके 105 तक प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देखा, उससे केसेस देखे। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, केस लॉ भी इंपॉर्टेंट थे, जो भी एग्जाम्पल वगैरह थे वो सब इंपॉर्टेंट थे। अभी जो सेक्शन है ये बिल्कुल अलग ही तरीके की बात करता है और जानना बेहद ज़रूरी है। क्या कहता है सेक्शन? तो धारा 106 कहती है कि घातक हमले के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। यानी इसकी हेडिंग से ही हम समझ सकते हैं कि अगर हम अपने प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का यूज़ करते हैं और उससे कोई निर्दोष व्यक्ति को नुकसान हो जाए तो भी हमारा ये राइट मान्य होगा। देखिए क्या कह रहा है, जिस हमले में मृत्यु की आशंका होती है, मान लीजिए आप पे कोई अटैक कर रहा है और आपको ये आशंका है कि इससे आपकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि उस प्रतिरक्षा को करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि अपने अधिकार का प्रयोग करने से उसे निर्दोष व्यक्तियों की भी अपहानि होने का जोखिम उठाना पड़ेगा, उस जोखिम को उठाए बिना वो अपने उस राइट का यूज़ ही नहीं कर सकता, तो उसका प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का विस्तार उस जोखिम को उठाने तक का होता है। ठीक, तो एक तरीके से मान लीजिए आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहे हैं और आप उसका यूज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप निर्दोष व्यक्तियों का भी आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, उनको चोट पहुंचाने का। कब? जब आपको मृत्यु की आशंका हो। तो ये सेक्शन हमें इस बात में बचाव देता है कि भले ही हम अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए किसी निर्दोष व्यक्ति को क्यों ना नुकसान पहुंचा दे, क्यों ना उसका हम अपहानि कारित कर दें, तो उसका जोखिम भी उठाने तक का अधिकार ये हमें देता है सेक्शन। लेकिन कब? जब हमें मृत्यु की आशंका हो। ठीक, अब साधारण शब्दों में अगर मैं इस बात को हम पढ़ें, सेक्शन को हम पढ़ें, तो ये कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, कुछ खास परिस्थितियों में निर्दोष व्यक्ति को अपहानि कारित करने को भी ये धारा न्याय संगत बनाती है, उसको सही ठहराती है। इसे एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। दृष्टांत क्या कह रहा है?
देखिए ए जो है वो एक भीड़ के द्वारा आक्रमण उस पर किया जाता है, मतलब एक भीड़ जो है ए पर अटैक करती है, आक्रमण करती है, जो उसकी हत्या करने की कोशिश भी करती है। वो भीड़ पर गोली चलाए बिना अपने प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का तो यूज़ ही नहीं कर सकता, और वो भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे बच्चों को अपहानि का जोखिम भी उसे उठाना पड़ेगा। वो जोखिम उठाए बिना वो गोली भी नहीं चला सकता, है ना। यदि वह इस तरह से गोली चलाने से उन बच्चों को अपहानि पहुंचा दे, उनको नुकसान पहुंचा दे, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सेक्शन 96 से लेके और 106 यानी प्राइवेट डिफेंस के सारे सेक्शंस कवर किए हैं। विद केस लॉ हमने कवर किए हैं। सारे केसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सेक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में बहुत ज़्यादा आते हैं प्राइवेट डिफेंस से क्वेश्चन, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।